नमस्कार दोस्तों, 19 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैन्य चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल के हमारे प्रश्न थे, ड्रोन संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसे है? डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, जबकि रूस, भारत, पाकिस्तान ये तीनों हैं। अन्य सदस्य भी हैं, जैसे चीन हो गया आपका, और जो आपका मध्य एशियाई देश है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। तो ये चीज़ हमने देखा। बायो रेमेडिएशन क्या है? कोविड-19 के टेस्टिंग का तरीका? जी नहीं। सूक्ष्म जीवों को, कचरे या अनैच्छिक पदार्थों को खत्म करना। तो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रयोग करते हुए जो अगर कचरे को खत्म किया जाता है, उनको छोड़ के तोड़ दिया जाता है, उसे ही बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्न थे। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ, देखेंगे न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेज आफ्टर क्लैश चाइना फ्रीज 10 सोल्जर्स। तो जैसे कि भारत चीन सीमा के बीच जो था गतिरोध, वो हिंसक झड़प में बदल गया था, जिसके बाद 20 भारतीय जवानों को शहादत की खबर आई थी। और अभी देखिए, जो 10 जवान चाइना ने पकड़ के रखे थे अपने गिरफ्त में, उनको भी अभी छोड़ा गया। तो जैसे हुआ मेजर जनरल लेवल पे वार्तालाप हुई, उसके बाद जो है ये निष्कर्ष पे आया कि अभी भाई बातचीत से हम इस मामले को सुलझाएंगे। तो 10 जवानों को, भारतीय जवानों को शहीद किया, ये चीज़ बताई गई है। तो जैसे इसमें आरोप भी लगाया गया, क्यों जो है इसमें बंदूकों का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों भारतीय सेनाओं ने गोलियां नहीं चला दी, ये सब चीज़ क्यों उन्होंने कदम नहीं उठाया, क्या उनके पास बंदूकें नहीं थी? तो एक एग्रीमेंट हुआ था जो है 1996 में। उस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि नाइदर साइड सेल ओपन फायर, काज बायोडिग्रेडेशन, यूज हैजार्डस केमिकल्स, conduct blast operations or hunt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. This prohibition shall not apply to routine firing activities in small arms firing ranges. तो इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के तहत कहा गया है, कोई भी आप जो है गोलीबारी नहीं करेंगे, कोई बायोडिग्रेडेशन या फिर कोई केमिकल वेपन या यानी कोई ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे आप इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, ताकि जो है इसे ये झड़प हिंसक झड़प में ना बदले, इसलिए ऐसा चीज़ की गई है। तो इसलिए जब भी आप देखते हैं वहाँ पे जो गतिरोध होता है, वहाँ पे जो फेस ऑफ होता है, वो ज़्यादातर मुक्केबाजी, हाथ से लड़ाइयाँ होती हैं या पत्थर से मारपीट ऐसे होती है, लेकिन गोलियाँ वहाँ पर नहीं चलती हैं। तो ये कारण था कि भारतीय सैनिकों ने गोली नहीं चलाई थी। अगली न्यूज है, इंडिया कोर्स टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों का चुनाव होना था, तो उसमें भारत ने 192 वोटों में से 184 वोट प्राप्त किए, और वो जो है मतलब अपने एक सदस्यता उसने वो अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में प्रवेश कर चुका है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए होते हैं। तो 2021 और 2022 के कार्यकाल के लिए भारत अस्थायी सदस्य होगा। भारत 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है चुना गया है। ये चीज़ हमने देखा। अब ये लोकल न्यूज़ है। आगे महत्वपूर्ण खबर देखेंगे, प्लांटेशन स्ट्रेटजी फॉर राजपथ प्लान्ड आफ्टर ट्री सर्वे। तो जो राजपथ है उस पर नए तरीके से एक सर्वे कराया जा रहा है और नए तरीके से प्लांटेशन होगा, यानी कौन से प्लांट लगाया जाए, किस वैरायटी के, कहाँ पर कौन से प्लांट लगाया जाए। तो इसका सर्वे करा के नया प्लांटेशन स्ट्रेटजी तैयार किया जा रहा है। तो जैसे कि हम जान रहे होंगे, जो हमारा संसद भवन का पूरा क्षेत्र है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको रिवाइटल किया जा रहा है, रिवाइटलाइज किया जा रहा है, जिसको सेंट्रल विस्टा प्लान जो है, ये आपका HCP एक कंपनी है जो डिज़ाइन कंपनी है, वो डिज़ाइन करेगी। तो ये चीज़ बताई जा रही है। उसके तहत अभी क्या हुआ, जो नई प्लांटेशन स्ट्रेटजी तैयार की जा रही सर्वे के बाद। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हम देखेंगे। तो अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हमारी, ये सारी लोकल खबरें हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ हमारी आ जाती है, रेलवेज टू टर्मिनेट 471 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू चाइनीज फर्म। तो जैसे भारत चीन सीमा गतिरोध में जब 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, उसके बाद जो है रेलवे ने एक कदम उठाया। उसने क्या किया, जो एक 471 करोड़ का एक चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिला था रेलवे की तरफ से, जो सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सिग्नल्स रेलवे में शो किए जाते हैं, उनसे संबंधित 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज फर्म को मिला था, उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद और जो चीज़ कुछ देखे क्या बदलाव हुआ है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने BSNL और MTNL को जो है कहा है कि भाई आप लोग चाइनीज़ सामान 4G उपकरण को बनाने में या उसको तैयार करने में कोई चाइनीज़ सामान नहीं प्रयोग करोगे। तो ये देखिए, जैसे चाइना को हम जानते हैं, चाइना की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी जो ट्रेडिंग पावर, उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी, उसकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी। तो उसको, उसकी जेब पर हम चोट पहुँचाएंगे तो सबसे बड़ा चोट उसको होगा। तो उसी की दिशा में कदम उठाते हुए ये चीज़ें की गई, चाइनीज़ फर्म्स को
उसको, ताकि चोट पहुँचे। जो चाइना हमारे साथ जो है हमारे सीमा को जो है अपनी मिलिट्री पावर दिखा के हमको डराना चाहते हैं, तो हम उसको मिलिट्री से भी जवाब देंगे और उसकी जेब पर भी चोट पहुँचाएंगे। तो ये नीति है यहाँ पर। हांगकांग रेजिडेंट्स टू बी फ्लोन आउट। तो जो हांगकांग के निवासी जो भी चीनी नागरिक हांगकांग के निवासी हैं और भारत में रह रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, उनको वापस चीन भेज दिया जा रहा है। तो ये चीज़ में बताई जा रही है। नेपाल्स न्यू मैप नाउ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेपाल के दोनों सदनों ने जो नेपाल का नया मानचित्र है, जिसमें उन्होंने भारत के काला पानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में दिखाया है, लेपुलेख, काला पानी, ये सब जो लिम्पियाधुरा, ये सारे क्षेत्र जो हैं उनको अपने मानचित्र में दिखाया है और उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है अब। तो अभी वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके हस्ताक्षर के बाद जो है वो नेपाल का मानचित्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो ये कब से विवाद उठा? विवाद तो काफ़ी पहले से था, लेकिन अभी जब धारचूला लिपुलेख लिंक रोड जो है इनाग्रेट किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था हमारे अपने रक्षा मंत्री जी द्वारा, उसके बाद से जो है नेपाल ने इसको लेकर काफ़ी जो है शोर मचाया हुआ था। और अभी अंत में नेपाल ने जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अब संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या मतलब होता है? काफ़ी इसको खबर आप शोर में सुने हुए होंगे। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का मतलब ये है उसको संशोधन आसानी से नहीं कह सकता है। यानी कि इस मामले में नेपाल अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है कि वार्तालाप जैसे क्या है कि भाई संवैधानिक दर्जा में उसको संशोधन करने के लिए बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो करंट गवर्नमेंट रही, केवल वो रूलिंग पार्टी नहीं उसको जो है चाहेगी भी तब नहीं कर सकती, उसको विपक्ष का यानी कि लगभग सभी सांसदों को, सभी वहाँ के संसद सदस्यों को विश्वास में लेना होगा, तब जाके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि अब जो है इस मामले में वार्तालाप थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। ट्विटर लॉन्चेज सर्च प्रॉम्प्ट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो ट्विटर ने जो है घरेलू हिंसा को सपोर्ट करते हुए एक जो है घरेलू हिंसा के विपक्ष में, यानी घरेलू हिंसा ना होने पाए उसके लिए एक कदम उठाया है। तो उसने क्या किया है कि जैसे कोई भी ट्वीट है, अगर किसी घरेलू हिंसा को रिपोर्ट करना है, किसी संबंधित मामले को रिपोर्ट करना है, तो ट्विटर पर अगर आप जाएंगे, हैशटैग डोमेस्टिक वायलेंस सर्च करेंगे या फिर हैशटैग क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, हैशटैग डॉरी, हैशटैग मैरिटल रेप, इन सब चीज़ों को सर्च करेंगे, तुरंत ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट पे उसको आपको लिंक शेयर, मतलब आपको जो है वो उस वेबसाइट पे आपको पहुंचा देगा और आपकी सीधे रिपोर्ट वहां पर जाएगी। तो ट्विटर ने डोमेस्टिक वायलेंस को कर्व करने के लिए, उसको सीमित करने के लिए, उसको जो है उससे लड़ने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। अगली न्यूज है पोज फॉर 19 राज्यसभा सीट्स टुडे। तो 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होने वाले हैं। तो राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं हम देखेंगे। राज्यसभा देखिए हमारी 250 सदस्यीय संस्था है, ये एक बॉडी है। अब इसमें देखिए कैसे चुनाव होता है। 238 सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो नामित कर सकता है। तो 238 सदस्यों का कैसे चुनाव होता है? जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो उनको जो है उनका चुनाव करते हैं। तो ये हमने जाना राज्यसभा के इलेक्शन संबंध में। 50,000 करोड़ स्कीम फॉर माइग्रेंट्स। तो जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं वापस जो है शहरों से घरों की तरफ, अपने गाँव की तरफ, उनके लिए सरकार एक योजना लाने जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो ये 20 जून को लॉन्च होगी। तो इसमें क्या होगा, ये 50,000 करोड़ की स्कीम होगी। क्या क्या चीज़ें होंगी हम देखेंगे। तो कहाँ पर लागू होगा, ये जो है 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू होगी। वो 6 राज्य कौन से होंगे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। रूरल हाउसिंग में, यानी घरेलू यानी ग्रामीण घरों को बनाने में, और जो है कनेक्टिविटी बनाने में, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब चीज़ कार्यों में निर्माण करने में, राष्ट्रीय हाईवेज, नेशनल हाईवेज को बनाने में, रेलवे के कामों में, कम्युनिटी सैनिटेशन के कामों में, ग्राम पंचायत के कामों में, आंगनबाड़ी हो गया, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण हो गया, कुओं की खुदाई हो गई, प्लांटेशन हो गया, इन सब कामों में इनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये चीज़ बताई जा रही है। इसमें लगभग 12 विभिन्न मंत्रालयों का जो है संगठन होगा, मतलब एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे। जैसे आपको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई, पंचायती राज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर। ये सब सारी 12 डिफरेंट मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट मिलकर इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ हमने जाना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अभियान के अंतर्गत। अगली न्यूज है इंडिया टू टेक पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ RIC ग्रुपिंग। तो इंडिया ने जो है निर्णय लिया है कि RIC समूह के मीटिंग में वो भी शामिल होगा। तो RIC समूह क्या है? RIC का फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तीनों देश अपने मामलों को आपस में सुलझाते हैं, ट्रेड रिलेशंस हो या फिर जो आपको पॉलिटिकल रिलेशंस हो, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए इसमें चाइना भी इसका सदस्य है, इंडिया भी सदस्य है, और इंडिया चाइना के रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं, आप भी जान रहे हैं बखूबी। तो ये बात है। तो उसी का
देखते हुए इसमें एक शंका था कि इसमें इंडिया शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। तो ये वर्चुअल मीटिंग होने वाली है 23 जून को। तो इंडिया ने क्लेरिफाई किया है कि हम इसमें शामिल होंगे। और रशिया ने भी जो है कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, यानी कि रशिया बोल रहा है कि भाई देखो हम पर जो है इंडिया भी ट्रस्ट करता है और चाइना भी ट्रस्ट करता है, तो हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का प्रयास करेंगे। इसमें बायलैटरल प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की जाएंगी, ये नहीं कि चाइना का प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। हालांकि फिर भी जो है जो आपका ये रिश्ते हैं अभी जिनकी वजह से खटास है, उन चीज़ों को हम इसमें सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो मेन चीज़ जानने की आवश्यकता है कि RIC ग्रुपिंग क्या है। रशिया, इंडिया, चाइना का ग्रुपिंग है जिसमें ये सभी एक दूसरे के मामलों को डिस्कस करते हैं, ट्रेड रिलेशंस और सब चीज़ों को अच्छे से बूस्ट करने का प्रयास करते हैं। अगली न्यूज, यूमीफेनोविर टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 काफ़ी इस समय पूरा न्यूज़ में छाया रहता है, तो उसी संबंध में ये है कि एक नई दवा का है, इसका भी 3rd स्टेज पे ट्रायल चल रहा है, यूमीफेनोविर। तो ये जैसे अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चल रही है, ये आपकी एक दवा है जो काफ़ी हेल्प करती है। तो यूमीफेनोविर की भी इफेक्टिविटी पर भी ट्रायल चल रहा है कि कितना प्रभावी है। पंजाब लुक्स टू एक्सपोर्ट PPEs। तो जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ये पंजाब जो है ये निर्यात करने का आज्ञा मतलब सहमति मांग रहा है केंद्र से। तो देखिए एक समय था हमें PPE किट्स चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बहुत हमारे पास कमी थी, लेकिन देखिए हमने इसमें आत्मनिर्भर हम आप हो गए। और पंजाब तो बल्कि इस कदर जो है आत्मनिर्भर हुआ कि वहाँ पे उसकी आवश्यकता से ज़्यादा वो PPE किट निर्माण कर रहा है। तभी उसने ये आदेश मांगा है उससे केंद्र सरकार से कि भाई हमको आप जो है आज्ञा दीजिए कि हम निर्यात भी कर सकें, इससे हमारी इनकम भी हो और हमारी इंडस्ट्री की क्षमता है कि वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकती है। ये न्यूज़ थी। मोबाइल लैब टू इम्प्रूव एक्सेस टू टेस्टिंग। तो टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए और जो रिमोट क्षेत्रों में भी अच्छे से टेस्टिंग हो सके ज़्यादा मात्रा में, ताकि कोविड-19 को हम कंटेन कर सकें, इसके लिए आई लैब्स की स्थापना की गई, इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब्स। तो ये लैब को जो है ट्रकों पे आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे, ट्रक पे भी ये लाद की जा सकती है, रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, यहीं यानी कि कहीं पर देश के किसी भी कोने पर रखी जा सकती है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये चीज़ बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज पूरी रथ यात्रा। तो जो उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी है, वहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ की हर साल यात्रा जो है उनका रथ बनाया जाता है लकड़ी का, और जो है लाखों की संख्या में उनके समर्थक, उनके श्रद्धालु जाते हैं। तो 3 रथ बनाए जाते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, उनकी सिस्टर सुभद्रा और उनके भाई बलराम, तीनों लोग का जो है ये रथ बनाया जाता है और उसको बहुत धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। लेकिन अभी कोविड-19 चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत कंपलसरी होता है, तो इतनी भीड़ को अलाउ नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि भाई हमको आज्ञा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस समय हम इस यात्रा को जो है जाने का आदेश दे देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी हमको माफ़ नहीं करेंगे। मतलब भाई सीधी बात है, भगवान का उद्देश्य क्या होता है कि उनके जो श्रद्धालु हैं वो सुख शांति से रहें, लेकिन कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर कंपलसरी है, वहाँ पर इतनी बड़ी यात्रा को अलाउ नहीं कर सकता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े, बोबड़े, तो उन्होंने मना कर दिया है कि भाई पूरी रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकती है। अगली न्यूज, ओनली माइनर सेविंग्स ड्यू टू कट इन लेजिस्लेटर्स पे सेज स्टडी। तो जो एक स्टडी की गई है किसके द्वारा, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा, इसके द्वारा स्टडी की गई है कि जो भी विधानसभा या फिर जो भी विधायिका के सदस्य हैं, जैसे आपको विधायक हो गए या विधान परिषद हो गए या फिर संसद हैं, इनके सदस्यों में देखें जो एक अभी क्या हुआ था कि विभिन्न गवर्नमेंट ने 15 से 30% तक लगभग सैलरी कम करने की बात की थी कोविड-19 के दौर में, ताकि फंड को बचा के कोविड-19 से लड़ने में प्रयोग किया जाए। तो ये चीज़ बताई गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें जो है इनकी सैलरीज में कटौती करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत थोड़ी सी ही बचत एक्स्ट्रा हो पा रही है, ये चीज़ बताई जा रही है इसमें। अगली न्यूज़ है, स्टेट सीक एक्सटेंशन ऑफ ग्रेन्स स्कीम। तो देखिए कोविड-19 से लड़ने में जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जो समर्थ नहीं थे, जिनका रोजी रोटी दिन भर प्रतिदिन यानी कि दैनिक उनको वेतन मिलता था, तो उनका जो रोजगार छिन गया है, तो उनको वेतन भी नहीं मिल रहा, उनको आर्थिक क्षमता नहीं थी। तो इसीलिए एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को सरकार 5 किलोग्राम चावल और गेहूं देती थी, और उसके बाद 1 किलोग्राम पल्स दाल देती थी, ये सारी चीज़ देती थी। तो लेकिन अभी जो है जो और राज्य हैं इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं कि इसको और लंबे समय तक जारी रखा जाए, ये चीज़ बताई जा रही है। तो हमने वहाँ पर जाना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या थी। अगली न्यूज़ है, US बिल टू सैंक्शन चाइना और उइगर राइट्स। तो यूएस की जो कांग्रेस है वहाँ पर एक बिल वहाँ पर पेश किया गया है, जिसमें चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है कि उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। तो उइगर कौन है, ये उइगर एक मुसलिम जाति है जो वहाँ पर रहते हैं
चाइना में रहते हैं, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में। तो वहाँ पर चाइना इनके साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, इनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, इनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इनका आर्टिकल 19 वायलेट होता है। यहाँ पे अपने धर्म की व्यवस्था को, धर्म को पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ यूएस एक बिल पेश करने जा रहा है, जिसके खिलाफ, जिसके मुद्दे को लेकर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। चाइनीज़ कंट्री रेस्ट्रिक्ट्स ट्रैवल। तो जैसे चाइना ने बोला था कि भाई हम तो कोविड से अच्छे से लड़ चुके हैं, हमारे यहाँ कोई नए केसेस नहीं है, लेकिन बीजिंग में फिर नया वेव जो है, नई लहर आ रही है केसेस की। तो उसके तहत ही चाइना ने अपनी कंट्री में इंटर कंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कुछ क्षेत्रों में। तो ये बात बताई जा रही है। फ्रांस स्लैम्स प्रोवोकेशन एज यूएस हाल्ट्स डिजिटल टैक्स टास्क। तो जो जैसे डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, एप्पल हो गई, तो ये सारी जो कंपनियां हैं, जैसे गूगल है आपका, देखिए तो गूगल का जो मुख्यालय है वो यूएसए में है, कैलिफोर्निया में या जहाँ भी होगा। तो जो गूगल का मुख्यालय यूएसए में है, लेकिन काम तो हमारे यहाँ भी कर रही है ना। तो जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो उससे हमारा जो डाटा जो भी जाता है, डाटा कंजप्शन होता है, तो गूगल को यहाँ से कमाई होती है, लेकिन वो कमाई इंटरनेट के माध्यम से सीधे यूएसए चली जा रही है। इंडिया की जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको कोई टैक्स मिल ही नहीं रहा है। तो यानी कि हमारे मार्केट उसकी कहाँ है यहाँ पे इंटरनेट में। यही तो एक समस्या है कि जो भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं वो सारा कलेक्शन यूएसए में यानी अपने पेरेंट कंट्री में जाके कर रही हैं, जबकि यहाँ पे जो बिजनेस कर रही हैं तो यहाँ पर भी उनको टैक्स देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अभी तक है नहीं। तो इसीलिए जैसे जो एक फ्रांस था, फ्रांस ने एक गाफा टैक्स लाया था, जिसमें गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल, इन सब कंपनीज को टैक्स किया था कि तो गाफा टैक्स लगाया था। तो अभी जो है इस टैक्स को ओईसीडी कंट्रीज़ जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उन्होंने कहा कि भाई हम सब लोग एक जो है एक इंटरनेट डिजिटल टैक्स लाएँ, एक यूनिफॉर्म डिजिटल टैक्स लाएँ, जिसके अंतर्गत जो ऐसी कंपनियां होंगी जैसे गूगल है, तो वो जहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर भी टैक्स दें, क्योंकि वहाँ के कंज्यूमर्स को जो है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, तो उस देश का भी अधिकार है कि उस कंपनी से वो टैक्स ले सके। तो इसके लिए वार्तालाप चल रहा था। तो जो है जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी कंट्रीज सपोर्ट में थी, लेकिन यूएसए इसके विरोध में था, क्योंकि ज़्यादातर यूएसए कंपनियों को नुकसान होगा। जैसे गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, फेसबुक हो गई, ये सारी कंपनी यूएसए की कंपनी है, और अगर ऐसा ये टैक्स आता है तो इन कंपनीज़ को दूसरे कंट्रीज में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे यूएसए सहमत नहीं है। तो ये चीज़ बताई जा रही है इस न्यूज़ में। इराक टेल्स तुर्की टू स्टॉप अटैक्स। तो इराक ने तुर्की को बोला है भाई कि हमारे देश के अंदर हमला करना बंद करो। तो तुर्की देखिए इराक का पड़ोसी देश है, तो इराक में कुर्दिश लड़ाके हैं, तो जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो तुर्की उनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी तुर्की के अगेंस्ट में है। तो वो कुर्दिश लड़ाकों को इराक में घुस कर मारने का प्रयास करते हैं, आए दिन हमला करते रहते हैं। तो इराक ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आप हमारे देश में घुस के ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए मना किया उसके खिलाफ। अगली न्यूज है जूनटीन्थ व्हेन स्लेव्स इन टेक्सास हर्ड ऑफ देयर फ्रीडम। तो जूनटीन्थ यानी 19 जून 1865 को जो है दास प्रथा का औपचारिक रूप से अंत किया गया था अमेरिका में। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, तो उन्होंने इस 19 जून 1865 को घोषणा की आज से दास प्रथा का अंत होता है। तो वहाँ पर दास प्रथा की कहानी काफ़ी भयानक, काफ़ी भयावह है अमेरिका में, किस तरह दासों की वहाँ स्थिति थी। तो वहाँ जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर जो है दक्षिण के 11 राज्य थे, वो दक्षिण के राज्य मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य थे। और कृषि जानते हैं आप, कृषि श्रम, उसमें श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है इंडस्ट्रीज की तुलना में, तो उसमें ज़्यादा लेबर्स लगते हैं। तो वहाँ पर इसलिए दक्षिण के जो राज्य थे यूएसए के, वो लेबर को यानी कि वो स्लेवरी को, यानी वो दास प्रथा का अंत नहीं चाहते थे, जबकि उत्तर के राज्य वो लिबरल थॉट्स करते थे, वो लिबर्टी इक्वलिटी की बात करते थे। तो इन दोनों में विरोधाभास थे। तो 11 राज्य जो दक्षिण के थे वो अलग हो गए थे यूएसए से, कहा कि हम आप में नहीं रहेंगे। वो 11 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स अपना अलग हो गए थे, जिसके बाद वो सिविल वार वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और इस सिविल वार को अंत किया था अब्राहम लिंकन ने 19 जून 1865 को इन्होंने दास प्रथा का भी अंत की घोषणा की थी। तो इस दिन को यहाँ पर छुट्टी के रूप में, पब्लिक हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है, जूनटीन्थ के रूप में। तो उसकी बात बताई जा रही है। अभी चर्चा में क्यों आया है, जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन की वहाँ पे हत्या की गई थी एक वाइट पुलिसमैन के द्वारा, जिसके बाद वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हो गया था। तो उस दास प्रथा का अंत अभी इस देखिए 19 जून को फिर उसी के रूप में ये आज अब इस समय ज़्यादा महत्व का हो गया है, क्योंकि 19 जून को दास प्रथा का अंत किया गया था। तो इस दिन को याद करते हुए वो लोग वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो और अभी जो है जैसे वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली भी थी 19 जून को, तो उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया है, तो जिससे सहानुभूति मिल सके उनको, कि यानी कि उन्होंने बताया कि हम इस दिन को पब्लिक हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम आज रैली नहीं करेंगे और इसको हम जो है पोस्टपोन करते हैं रैली। तो ये उन्होंने एक गेम प्लान किया है।
इंडियन इकोनॉमी टू कंट्रैक्ट बाई 4% इन 2020-21 फोरकास्ट एडीबी। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने एक जो है एक आंकड़े बताए हैं जिसमें कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 2020-21 में 4% तक घटेगी, यानी -4% उसका ग्रोथ रेट रहेगा, यानी कि 4% उसमें घटोतरी होगी। गवर्नमेंट अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फार्मुलेशंस। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा आप जानते हैं काफ़ी चर्चा में भी रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ट्वीट भी किया था और कहा था कोविड-19 से लड़ने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो उसके बाद ही इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था कि भाई अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूर्ण कर सकें। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि इसका उत्पादन हम सफिशिएंट मात्रा में कर पाते हैं और अभी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है कि इसको निर्यात भी किया जा सकता है खुले तौर पर। अगली न्यूज है पीएम किक स्टार्ट्स वर्चुअल ऑक्शन ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स। तो आर्थिक गतिविधि को प्रमोशन मिले तो इसलिए अभी जो है 41 कोल ब्लॉक्स का ऑनलाइन ऑक्शनिंग, वर्चुअल ऑक्शनिंग की घोषणा कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो ऑक्शनिंग बोली लगा सकेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा दाम लगाएंगे उनको वो चीज़ें, वो कोल के खदान दे दी जाएंगे, जिससे वो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकें। AGR डिमांड फ्रॉम नॉन टेलीकॉम PSUs विदड्रॉन, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक निर्णय सुनाया था जिसमें कहा था कि AGR एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात की गई थी, जिसमें कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, आपका जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये सब जितना भी उनकी रेवेन्यू है टेलीकॉम अर्निंग और उससे रिलेटेड अर्निंग, उनका सब का वो टैक्स देंगे। तो इसमें विवाद था जिसमें जो है गवर्नमेंट के पक्ष में दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस निर्णय को गलत इंटरप्रेट करते हुए कहा कि PSU से भी अपना पैसा मांगने लगे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे निर्णय का गलत उपयोग कर रहे हो, हमने केवल टेलीकॉम कंपनी टेलीको से बोला था, यानी टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए बोला था, ना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए बोला था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि चलो ठीक है भाई, हम उनसे बस पैसा वो नहीं वसूलेंगे। तो एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर करने की आवश्यकता है। देखिए जैसे कंपनी है कोई, मान लेते हैं वोडाफोन, तो वोडाफोन का क्या क्या चार्ज पे करने पड़ते हैं। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पहले तो इस तरह ऑक्शनिंग होती थी कि 1 लाख करोड़ दे दिए या इतना हमको पैसा दे दो, आप इतने दिन के लिए आपको जो है यूज़र राइट्स मिल गए। लेकिन अब क्या होता था, बाद में बदलाव किया गया 2013 में। तो क्या किया भाई, जितनी आपकी अर्निंग होगी उसका कुछ % हमें दे देना। तो लाइसेंस फीस होती है कुछ, उसके बाद स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज होते हैं, यानी जो स्पेक्ट्रम आपको अलॉट किया गया उसको यूज़ करने के बजाय आप उसके यूज करने के बदले आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। और उसके साथ एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है कि आपका जितना कुल रेवेन्यू होता है, एक जैसे कि उसका कुछ %, तो कितने का %, तो वो जो टोटल प्रिंसिपल है आपका मूलधन है, कितने का मूलधन क्या माना जाएगा। तो मूलधन के मानने में दोनों के डिफिनेशन में अंतर था। गवर्नमेंट कहती थी कि भाई जितना आपका, जैसे गवर्नमेंट वोडाफोन है तो वोडाफोन आपका जितना कॉल से इंटरनेट से वो आपका इनकम आती है, प्लस जो आपकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वोडाफोन कंपनी की जितनी भी संपत्तियां, चाहे वो किराए पे संपत्ति दी हो या फिर वो टेलीकॉम में से अर्निंग हो या ना हो, लेकिन वोडाफोन की अर्निंग हो, उसका सब का हमें कुछ % देना होगा। लेकिन वो कहते थे, वोडाफोन कहते थे भाई देखो हम तो टेलीकॉम कंपनी मेजरली, तो हम जो टेलीकॉम से अर्निंग आएगी उसका कुछ % देंगे, ना कि हम टोटल का। तो इन दोनों के इंटरप्रिटेशन में ये अंतर था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। तो ये बात हमने बताई। देखिए इसमें ये चीज़ थी। अब इसके बाद अगली ये था, हमने न्यूज़पेपर आज की डिस्कशन देखा। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार है, राज्यसभा के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, केवल 1, केवल 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन RIC समूह का सदस्य नहीं है। रूस, भारत, कनाडा, चीन। तुर्की की राजधानी क्या है। तेल अवीव, अंकारा, जेरूसलम या उपयुक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।